NCERT रिव्यू सीरीज में हमने सफलतापूर्वक कक्षा 6 की NCERT इतिहास को ख़त्म कर लिया है। कक्षा 6 की NCERT भूगोल विषय को हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वह वीडियो अवेलेबल भी है। और पिछले चैप्टर के साथ में NCERT क्लास 6 की जो इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक थी वह अभी सफलतापूर्वक पढ़ते हुए समाप्त हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे और साथ ही साथ उनसे वन लाइनर या फिर अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लग रहा होगा उसके नोट्स और रिवीजन के लिए भी चीज़ें तैयार करते हुए चल रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि इसके कंटेंट में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ कंटेंट है, तो इसमें हम अगर देखें, पहला चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें जो क्रमिक रूप से जो इतिहास का विकास है, दुनिया का जो विकास है, मानव का जो विकास है, उनमें कुछ विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद में नए राजा और उनके राज्य, तो मगध और गुप्त वंश और मौर्य वंश के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। दक्षिण के बारे में काफ़ी कुछ क्लास 6 में जान चुके हैं। अब कौन कौन से नए राजा और कौन कौन से नए राज्य निकले, जिनके उत्तराधिकार के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कौन कौन किसका सक्सेसर हुआ, बाद में किस वंश को किस वंश ने सक्सीड किया, सुपर सक्सीड किया। तो अब वो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में। फिर दिल्ली के सुल्तान, यहाँ से दिल्ली का वंश शुरू हो जाएगा। फिर आक्रमण के साथ में फिर मुग़ल साम्राज्य पूरा पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मैंने भी पढ़ा है और बहुत मुझे अच्छा लगा ये चैप्टर। बहुत डीपली इन डिटेल इसमें जानकारियाँ मिल रही। फिर शासक और इमारतें, आर्किटेक्चर के बारे में। फिर नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, अब जानते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। फिर जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग और फिर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विशेष तौर से मेंस के लिए। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं, यानी कि आने वाले 10 दिनों में इस पुस्तक को हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये है इसका कंटेंट, NCERT क्लास 7 हिस्ट्री का हिंदी में। और इसमें कुछ अच्छे तरीके से बनाया भी गया है, जैसे कुछ परिभाषाएं अतिरिक्त रूप में दी गई हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारियां दी गई हैं, स्रोत बॉक्स भी बनाए गए हैं उसमें, साथ ही साथ मैप्स इस पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेंगे। चूँकि ये बिल्कुल अपडेटेड NCERT हैं, इसलिए इनको बहुत सुगम तरीके से, अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से बनाया गया है पढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि इसमें हमें कितना मज़ा आता है और क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले चैप्टर के साथ हम NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री का आगाज़ कर रहे हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दोस्तों, ये सारी की सारी NCERT बिल्कुल अपडेटेड हैं और साथ ही साथ इन्हें इस ढंग से लिखा गया है कि इनमें एक्स्ट्राज को और अतिरिक्त जानकारी को, कोरिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक साइड में बार के साथ में लिखा गया है। तो इनको पढ़ने में वाकई में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये मैप है वो जो इन्होंने बनाया था। इसके बाद में एक दूसरा मानचित्र है जो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने 1720 में बनाया था। दोनों ही एक ही इलाके के हैं और दूसरा ही ये मानचित्र है जो आज के मानचित्र से काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो मिलता है। ये मानचित्र है जो एक फ्रांसीसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। पहले मानचित्र के बनाए जाने के करीब 600 साल बाद ये दूसरे मानचित्र को बनाया गया था। तो इस अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। नक्शा में ज़्यादा परिचित लग रहा है क्योंकि उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे दिए गए हैं। यूरोप का एक नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो अब ये तो हो गई मैप्स की बात कि लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी हो गई थी चीज़ों की गहराई से। अब नई और पुरानी शब्दावली की हम बात करें तो अगर समय के साथ सूचनाओं में संदर्भ बदलते हैं तो भाषा के अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय पर बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, उस समय के शब्दों के साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द है
तो इसे हम आधुनिक स्थिति में राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज जो थे ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। तो यह बात थी हिंदुस्तान के बारे में। तो अब से एक उदाहरण के तौर पर और विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द अगर हम ले लें तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो भी समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहा जाता था, चाहे वो अपने ही देश का क्यों न हो, क्योंकि देश से वैसी कोई संकल्पना तब थी नहीं। तो इतिहासकार और उनके स्रोत की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पिछले क्लास 6 में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी पिछले चैप्टर्स में ही हम देख रहे थे, वो सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल भी हैं प्लेलिस्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 6 के NCERT का पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूं उन वीडियोज़ को, ताकि क्लास वाइज ढूंढने में आसानी रहे। अब कागज़ के बारे में भी हमने लास्ट में पढ़ा था कि चीन में आविष्कार हुआ, फिर कोरिया और जापान से होते हुए पूरी दुनिया में इसके बारे में हमें जानकारी मिली। अभिलेखागार एक शब्द है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेख होते हैं, जहां वे तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे स्थान को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। तो उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन जो लिपिक थे या जो नकल नवीस के हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृतियाँ बनाई जाती थी और उन प्रतिकृतियों को फिर सुरक्षित रखा जाता था। तो इस तरीके से नकल करके दूसरी प्रतिकृतियाँ बनाई जाती थी और उन्हें लिखा जाता था। इसके बाद में पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें होती रहती थी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इतिहासकार जो नए लिखते थे वो बदल देते थे। कई बार जो इतिहासकार अपनी ही लिपि को जब किसी रचना को दोबारा लिखते थे तो उसके बाद में उसको मूल रूप से बदल देते थे। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी थे, इन्होंने अपना पहला वृत्तांत जो था वो 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकारों ने पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी या पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने ही जब लिखा 2 साल बाद अपना जियाउद्दीन बर्नी ने, तो उनका खुद के लिखे हुए में काफ़ी हद तक अंतर आ गया। नए सामाजिक समूह और राजनीतिक समूह की अगर हम बात करें तो सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखते हैं, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते रहे हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। तो ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में हम इनके बारे में से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें हमारे लिए चालू हो रही हैं, इम्पोर्टेंस चैप्टर की स्टार्ट हो रही है। तो इस काल में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए हैं, इनकी पड़ताल हम करेंगे इस पुस्तक के अंतर्गत चैप्टर 5, 6 और 7 में। भूमिका बांध रहे हैं पहले चैप्टर में अपनी पूरी पुस्तक के बारे में। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना और एक समझ बनाने का प्रयास करता है चैप्टर हमारे दिमाग में कि बीते सालों में क्या कुछ बदला, क्या कुछ परिवर्तन हुए, उनके बारे में एक समझ हमारे मस्तिष्क में आया, ताकि हम जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन चेंजेस को समझ सकें। इस युग में गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों का झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगा। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपने भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे।
कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते रहते थे। तो एक समुदाय जो राजपूत समुदाय है वो इम्पोर्टेंट इस दौरान हमारे लिए इम्पोर्टेंस में आता है। इसके बाद में पर्यावसान, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, पर्यावास का अर्थ। तो पर्यावास में काफ़ी हद तक परिवर्तन आए, उनकी अर्थात राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी वो बदलती हुई चली गईं। और इसके साथ ही साथ अपने सदस्यों के व्यवहार और नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाने लगी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत इसे कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। कुल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। अब क्षेत्र और राज्य की बात करते हैं। इसमें बताया है इन्होंने कि हम किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए हैं आपको, हमने क्या क्या कंसिस्ट किया है। यहाँ से आप बहुत गौर से इस चैप्टर को देखना स्टार्ट कीजिए। क्षेत्र और साम्राज्य की बात आ गई। चोल, जिनके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक, जिनके बारे में अध्याय 3 में, मुगल, जिनके बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा पर एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति के लिए उदाहरण 2 के अध्याय में बताया गया, आप पिछले चैप्टर्स में देख लीजिएगा, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल अर्थात गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सत्ता के आगे, उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यहाँ पर देख लेते हैं हम मानचित्र जो दिखाया गया है। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मासलिक अल अबसरफी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है, और नीचे लिस्ट में उनके नाम भी लिखे गए हैं। सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कालनौर, लाहौर, समना, सरस्वती, कोराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र और माबार। तो ये थे भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र की भाषा अलग है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो चैप्टर 9 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक आयामों के बारे में। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका में हम तुलना करेंगे तो खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले थे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, ये हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल रही थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। पुराने और नए धर्म के परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इतिहास में जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हुए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का सामूहिक स्वरूप जरूर होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर यदि हम विचार करें तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है
और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो उस समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उससे यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। तो इस परिवर्तन के बारे में हम इस पूरी पुस्तक में पढ़ने वाले हैं, अर्थात 1000 सालों के इतिहास के बारे में हमें क्लास 7 की NCERT हिस्ट्री से जानने को मिलने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के। उम्मीद है कि इस पुस्तक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।